Liverpool Asylum was reviewed
Good morning to all of you. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So in last class, please discuss about the instruction type, right? So we discuss about first we discuss about the data transfer instruction, then data manipulation instruction, and we discuss about the program control instruction. Okay. So program control instruction हमारा चल रहा था, ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा था क्या कि प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने कौन कौन से ऑपरेशंस देखे थे, ठीक है। ब्रांच, जंप, स्किप, कॉल, रिटर्न, कंपेयर एंड टेस्ट, ठीक है। विद निमोनिक्स हम लोगों ने ये डिस्कस किए थे कि ये प्रोग्राम कंट्रोल हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बाद हमारा होता है, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे क्या होते हैं, कंडीशनल ब्रांचिंग, conditional branching, program interrupt, and subroutine and calls. Okay, so first हमारा क्या है, branching, conditional branch. So conditional branch के लिए बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं उन्हें हम ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन हम क्या करते हैं, उनकी ब्रांचिंग करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं ब्रांचिंग के लिए, कंडीशनल ब्रांचिंग के लिए हम जो परफॉर्म करते हैं, एंड उनके बेसिस पर हम कुछ डिसीजन, दिस कंडीशन ब्रांचिंग आल्सो हैव अ डिसीजन कैपेबिलिटी, ठीक है। सो वो जो हम कंडीशन ब्रांचिंग के थ्रू जो हम कंडीशंस को चेक करेंगे एंड कुछ डिसीजंस हम उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर कौन कौन सी हमारे ऑपरेशंस होंगे कंडीशनल ब्रांचिंग के लिए, ब्रांच इफ जीरो, ब्रांच इफ नॉट जीरो, ब्रांच इफ कैरी, ब्रांच इफ नॉट कैरी, ठीक है। ब्रांच इफ हायर और इक्वल, ब्रांच इफ ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। तो ये सारे हमारी ब्रांच कंडीशंस होंगी एंड उनके लिए ये क्या होंगे, निमोनिक होंगे। ब्रांच के लिए हम क्या यूज करेंगे, निमोनिक बी, ठीक है। अब ब्रांच इफ जीरो हमारा ऑपरेशन है, तो हम क्या लिखेंगे, ब्रांच इफ जीरो के लिए वी जेड, ब्रांच के लिए वी एंड जीरो के लिए जेड। ब्रांच इफ नॉट जीरो, तो ब्रांच के लिए वी, जेड के लिए जेड एंड नॉट के लिए एन, बी एन जेड। ब्रांच कैरी बी सी, ब्रांच इफ नॉट कैरी बी एन सी, ब्रांच इफ हायर बी एच आई, ब्रांच इफ हायर और इक्वल बी एच ई, ब्रांच हायर इक्वल, ठीक है, इफ हायर और इक्वल। ब्रांच इफ ग्रेटर देन बी जी टी, ब्रांच इफ ग्रेटर और इक्वल बी जी ई, ओके। तो ये डिफरेंट हमारे कंडीशनल ब्रांचिंग है, उनके निमोनिक है, उनके ऑपरेशंस है। नाउ नेक्स्ट होता है आपका सब रूटीन, कॉल एंड रिटर्न, ठीक है। आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ चुके हैं, आई थिंक लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा, तो वहां पर आप लोगों ने सब रूटीन एंड कॉल्स पढ़े होंगे प्रोसेस के अंदर, याद है किसी को? प्रोसेस के अंदर जो प्रोसेस वाला आपका टॉपिक रहा होगा, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन या प्रोसेस मैनेजमेंट आपका टॉपिक होगा, जिसके अंदर आपने प्रोसेस पढ़े होंगे, थ्रेड पढ़े होंगे, शेड्यूलर्स पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसके अंदर एक टॉपिक आपका क्या होता है, सब रूटीन कॉल्स का होता है, सिस्टम कॉल्स का होता है, याद है किसी को? हेलो,
अच्छा, सब रूटीन क्या होती है? किसी को पता है सब रूटीन क्या होते हैं? No, ma'am. Okay. Basically, subroutine is a set of instruction which are used repetitively or repeatedly in a program can be referred to as subroutine. ठीक है, तो जो हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो हमारे रिपीटेटिवली यूज होते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर, हम उसे क्या बोलते हैं? सब रूटीन। ठीक है, तो जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं वो हमारे कहाँ पर स्टोर होते हैं? मेमोरी में। इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन अवर मेमोरी। ठीक है, when a subroutine is required, it can be called many times during the execution of a particular program. ठीक है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन हमारे कहाँ पर है? मेमोरी के अंदर स्टोर है। अब सब रूटीन को अगर किसी इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करेगी? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम, उस एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम से उस इंस्ट्रक्शन को रिपीटेटिवली क्या कर सकती है? कॉल करती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? सब रूटीन। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, हमारा कोई इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? कॉल करेगा सब रूटीन इंस्ट्रक्शन को। सब रूटीन इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? सब रूटीन इंस्ट्रक्शन से इंस्ट्रक्शन को लेगा एंड क्या करेगा? वापस से जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या होती है? सब रूटीन हमारी नेस्टिंग भी होती है, मल्टीपल हमारे पास सब रूटीन्स होती हैं। ठीक है, लाइक सब रूटीन 1, सब रूटीन 3, सब रूटीन 2, 3। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी डिफरेंस क्या होते हैं? उनके जो रिटर्न एड्रेसेस होते हैं सब रूटीन के, वो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो लिंक होते हैं रजिस्टर्स के थ्रू। ओके, तो ये एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, इसकी बहुत ज्यादा डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे, बट यहाँ पर ये वर्ड यूज हो रहा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि सब रूटीन कॉल एंड रिटर्न्स क्या होते हैं। ठीक है, अब कॉल, हम कॉल करते हैं प्रोसेस को। ठीक है, तो एक सिस्टम कॉल भी होता है। ठीक है, तो सिस्टम कॉल बेसिकली क्या होता है? सिस्टम कॉल बेसिकली इन्वोक्ड by using a software interrupt. ठीक है, बेसिकली द सिस्टम कॉल प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन अ प्रोसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, तो हम बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बट वर्ड जो इसमें यूज है हम उसकी वर्डिंग पर जा रहे हैं कि एक्चुअली बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर। ठीक है, तो जो भी हमारे, हम मेमोरी की बात कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरलिंक रहते हैं। ठीक है, तो सिस्टम कॉल हमें क्या प्रोवाइड कराता है? इंटरफेस प्रोवाइड कराता है किस किस के बीच में? प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिस्टम कॉल। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ी सी और डिटेलिंग में जाऊं तो हमारे जो सिस्टम कॉल्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कर्नल्स होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, ये नाम सुने हैं ना आप लोगों ने? जो मैं बोल रही हूँ, कर्नल, थ्रेड, ये सब प्रोसेस के अंदर होते हैं। ठीक है, तो जो हमारी रन टाइम सर्विस होती है, या हम इसे सिस्टम कॉल बोलते हैं, सिस्टम कॉल को हम रन टाइम सर्विसेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो this system call or this runtime services are provided by the kernels for multi-programming operating system for process management. ठीक है, तो किसके थ्रू प्रोवाइड होती है हमारी ये? कर्नल्स के थ्रू प्रोवाइड होती है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। किसके लिए? प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, जो भी हमारी मल्टीपल प्रोसेसेस होती हैं, जो एग्जीक्यूट होती हैं, जो प्रोसेस होती हैं, उनको हमें कैसे मैनेज करना है, कैसे उन्हें कॉल करना है मल्टी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो उन सब में हमारा ये यूज होता है। ठीक है, अब एक और वर्ड, अब रिपीटेटिव वर्ड हमारा आ रहा है, इंटरप्ट। ठीक है, सो इंटरप्ट क्या होता है? इंटरप्ट भी पढ़ा होगा आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में। इंटरप्ट पढ़ा था आप लोगों ने? Yes, ma'am. Okay, so what is the meaning of interrupt? In a simple language, what is interrupt? Not related to computer.
मैम किसी प्रोसेस को रोकना। इसी प्रोसेस को रोकना। ओके, चलिए हम कंप्यूटर से रिलेट ना करके एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, इंटरप्ट मींस डिस्टरबेंस इन अ सिंगल वर्ड। डिस्टरबेंस कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं और कोई नॉइज क्रिएट होती है तो इट विल क्रिएट अ डिस्टरबेंस फॉर यू, राइट। सिमिलरली अगर हम इसे कंप्यूटर से रिलेट करें, ठीक है, तो हमारे सीपीयू के अंदर क्या होती है, मल्टीपल प्रोसेसेस होती हैं जो क्या होती है हमारी एग्जीक्यूट होती हैं वन बाय वन, ठीक है। So when a processes is executed by the CPU, and when a user request for another process, then it will create a disturbance for the remaining process, ठीक है। तो एक हमारा सीपीयू है जिसके अंदर हमारी मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, जो मल्टीपल प्रोसेसेस हैं वो हमारी वन बाय वन एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है, या प्रोसेस हो रही हैं। अब एक न्यू रिक्वेस्ट हमारे पास आई एक, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट क्या कर रही है, एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है हमारी किसके लिए, जो अनदर प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूट हो रही है एक सीक्वेंस में, वहां पर उसने क्या कर दिया, एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया। सो इसका इफेक्ट जो हमारी अनदर जो रिमेनिंग प्रोसेसेस है उनके ऊपर इसका इफेक्ट रहता है, ठीक है। तो उन रिमेनिंग प्रोसेसेस को ये डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट, ठीक है। और बेसिकली दिस इंटरप्ट विल ऑकर रैंडमली और रैंडम टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। जब भी हम प्रोग्राम को या प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में ये हमारे रैंडमली ऑकर होते हैं, ठीक है। अब ठीक है, सो इंटरप्ट क्या होंगे, ट्रांसफर प्रोग्राम कंट्रोल फ्रॉम अ करेंटली रनिंग प्रोग्राम टू अनदर सर्विस प्रोग्राम एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल जनरेटेड रिक्वेस्ट। मैं आपको और सिंपल वे में बताऊं अगर तो जस्ट अ मिनट। Okay, this doc file is visible to all? Yes, ma'am. Okay. ठीक है, so basically it is a type of signal to processor in which processor on receiving the interrupt request stop its current operation and start execution the subroutine associated with the interrupt signal, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, ये हमारा एक टाइप का सिग्नल होता है, ठीक है। दिस इज अ टाइप ऑफ सिग्नल टू प्रोसेसर, ठीक है। इसमें हमारा क्या करता है, जो प्रोसेसर होता है वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि सीपीयू के अंदर हमारी मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है। फिर वहां पर इंटरप्ट सडनली आया तो इंटरप्ट ने क्या किया, जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट जो हमारा प्रोसेसर ने क्या किया, जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट थी उसको रिसीव किया। रिसीव किया तो उसने क्या किया, जो करंट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे या करंट प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रही थी वो क्या हुआ, स्टॉप हो गया। अब जो हमारा इंटरप्ट रिक्वेस्ट आई है तो प्रोसेसर क्या करेगा, उस इन सब रूटीन जो भी उस इंटरप्ट रिक्वेस्ट से एसोसिएटेड जो भी सब रूटीन्स होंगी उनको रिसीव करेगा और उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारी प्रोसेस चल रही थी कि एक सीक्वेंस में वन बाय वन हमारी ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, सडनली कोई इंटरप्ट आया तो इन प्रोसेसर ने उसको रिसीव कर लिया। अब पहले वो उसको जो प्रोसेस रिसीव हुई है उसको एंटरटेन कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो रिमेनिंग हमारी जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो गई है, बिकॉज जब तक वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा रिमेनिंग हमारी जो प्रोसेसेस है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी या प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा इंटरप्ट, ठीक है। तो बेसिकली in general terms interrupt is a kind of buzzer to stop the continuous progress or break the continuity, ठीक है। एक बजर होगा जो कंटिन्यू प्रोसेस चल रही है उसको स्टॉप करके क्या करेगा, जो कंटिन्यूटी है उसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। नाउ वी हैव अ थ्री टाइप ऑफ इंटरप्ट, इंटरनल इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एंड एक्सटर्नल इंटरप्ट, ठीक है। थ्री टाइप के इंटरप्ट्स होते हैं, देन वी विल फर्दर डिवाइड ना सब कैटेगरीज, ठीक है।
Give me 2 minutes. Okay, so first is your internal. Internal interrupt. So basically internal interrupt क्या होते हैं हमारे, as a clear its name, internal interrupts are those which are occur due to some problem in the execution. ठीक है, तो जो भी हमारे एग्जीक्यूशन के टाइम पर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, इंटरनल इंटरप्ट्स होते हैं. ठीक है, so basically it seems to be used mostly to refer to what are known as exception, interrupt that occur in response to a processing error such as refreshing invalid addressing in memory, division by zero or similar error conditions. ठीक है, तो बेसिकली जो भी हम हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं या जो भी हमारे, ठीक है, तो जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन है, जो भी हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, तो वहां पर उनकी जो प्रोसेस, उनकी जो एग्जीक्यूशन में, प्रोसेस में या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, जो इंटरप्ट्स आ रहे हैं, तो वो जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल इंटरप्ट. अब किसके कारण आते हैं, वो एक्सेप्शन के कारण आते हैं. एक्सेप्शन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, फॉल्ट, ट्रैप एंड अबॉर्ट. ठीक है, जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी होगी, जिसमें हम ट्रैप का यूज करते हैं, फॉल्ट्स को रिमूव करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं, देन अबॉर्ट का. ठीक है, तो उनकी वजह से हमारे एग्जीक्यूशन में क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. अब एक्सेप्शन हमारे क्या हो गए, फॉल्ट, ट्रैप एंड अबॉर्ट. ठीक है, तो ये सारे होते हैं जिसकी वजह से हम हमारा एग्जीक्यूशन डिस्टर्ब होता है या इंटरप्टेड होता है. ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ इंटरप्ट बेसिकली विल बी जनरेटेड बाय एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो जो भी हमारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हैं वो कब, जो इंटरप्ट हैं वो हमारे जनरेटेड होते हैं जब हम किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जब भी हम बेसिकली इनको स्विचिंग करते हैं, ठीक है, जो भी हमारे प्रोसेस होते हैं या इनको इंस्ट्रक्शन को हम क्या करते हैं, स्विचिंग फ्रॉम यूजर मोड टू सिस्टम मोड और सिस्टम मोड टू यूजर मोड. तो जो स्विचिंग हम इस टाइप से करते हैं, जो उसकी वजह से हमारे क्या होते हैं, इंटरप्ट्स क्रिएट होते हैं. ठीक है, और बेसिकली दिस सॉफ्टवेयर इंटरप्ट
normally used by the or normally used or called by the ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पर ये आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट वहां पर इंटरप्शन क्रिएट करता है, बिकॉज हम वहां पर क्या करते हैं, जो भी मेरी प्रोसेसेस होती हैं उनको हम स्विचिंग कराते हैं। ठीक है, यूजर मोड से सिस्टम मोड में, सिस्टम मोड से यूजर मोड में। ठीक है, सो अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इज इन्वोक्ड बाय द सॉफ्टवेयर अनलाइक अ हार्डवेयर इंटरप्ट। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर से मैं नाम समझ में आ रहा है कि कोई भी अगर इसमें इंटरप्शन होगा तो वो सॉफ्टवेयर के कारण होगा rather than हार्डवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के कारण जो भी हमारे इंटरप्शन क्रिएट होंगे दैट इज कॉल्ड योर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, लाइक योर and it is considered one of the way to communicate with the kernel or to invoke system calls, especially during error or exception handling। ठीक है, तो जो अभी मैंने आपको बताया कि सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं, कर्नल्स। ठीक है, तो जो भी हमारी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो भी हमारे प्रोसेसर्स होते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं हमारी प्रोसेस से, इन्वोक करते हैं हमारे सिस्टम कॉल को। एंड कब करते हैं, जब हम ड्यूरिंग जो भी हमारी एरर्स या जो हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग्स होती हैं उस टाइम पर वो उनको इन्वोक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका एक्सटर्नल इंटरप्ट। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरप्ट मींस में नेम से समझ में आ रहा है कि एक्सटर्नल डिवाइसेस के थ्रू जो इंटरप्ट क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल इंटरप्ट। ठीक है, सो एक्सटर्नल इंटरप्ट आर जनरेटेड बाय द पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, प्रिंटर, कम्युनिकेशन कार्ड एटसेट्रा। ठीक है, तो जो भी हमारी पेरिफेरल्स डिवाइसेस होंगी, एक्सटर्नल डिवाइसेस होंगी, उनके कारण हमारा एक्सटर्नल इंटरप्ट ऑकर होता है। ठीक है, the external interrupt occur when the input and output devices request for any operation and the CPU will execute that instruction first। ठीक है, तो अब कैसे करेगा कि कोई भी हमारी एक्सटर्नल डिवाइसेस से हमने कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस से कोई रिक्वेस्ट की हमने किसको, हमारे सिस्टम को। ठीक है, तो अब क्या करेगा, सीपीयू क्या करेगा कि जो भी हमारी रिक्वेस्ट आई है पेरिफेरल डिवाइसेस से, एक्सटर्नल से, हम उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है फर्स्ट, तो फिर हमारा एक्सटर्नल इंटरप्ट वहां पर ऑकर होता है। ठीक है, क्लियर है। इंटरनल सॉफ्टवेयर एंड एक्सटर्नल। इंटरनल कब होता है हमारा, जब हम एग्जीक्यूशन, जब हम कोई प्रोग्राम को या प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराते हैं तो एग्जीक्यूशन के टाइम पर जो हमारा इंटरप्ट क्रिएट होता है दैट इज इंटरनल इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट मींस सॉफ्टवेयर के कारण एक्सेप्शन ड्यूरिंग द एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑन एरर। ठीक है, उस टाइम पर जो हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी हमारे इंटरप्ट क्रिएट होते हैं दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। एंड जो हमारे हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू जो इंटरप्ट क्रिएट होता है दैट इज एक्सटर्नल इंटरप्ट। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ठीक है, मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या होते हैं, अब हम क्या करते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था इनेबल एंड डिसेबल। ठीक है, हम अपने प्रोग्राम को इनेबल एंड डिसेबल करते हैं। आप अपने सिस्टम में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स को इनेबल एंड डिसेबल करते हैं। ठीक है, सो जो इनेबल एंड डिसेबल हम करते हैं वो हमारा इसी से रिलेटेड है, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ठीक है, सो मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है, एन इंटरप्ट दैट कैन बी डिसेबल बाय राइटिंग सम इंस्ट्रक्शन इज नोन एज मास्केबल इंटरप्ट। ठीक है, तो मास्केबल इंटरप्ट को हम डिसेबल करते हैं किसके थ्रू, बाय गिविंग सम इंस्ट्रक्शन। हम कुछ इंस्ट्रक्शन राइट करते हैं देन हम उसे डिसेबल करते हैं, दैट इज योर मास्केबल इंटरप्ट। नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है, this is a hardware interrupt and that standard interrupt masking techniques in the system that and it cannot be ignored। ठीक है, so non maskable interrupt क्या होता है, हमारा हार्डवेयर इंटरप्ट होता है जो एक स्टैंडर्ड इंटरप्ट मास्किंग टेक्निक्स होती है उसके थ्रू वो जनरेट होता है। ठीक है, अब हमारे जो प्रोसेसर हमारे सीपीयू में मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट जो होते हैं वो सेम टाइम पर एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, so this maskable and non-maskable interrupt are activated at the same time and processor will give the service to non-maskable interrupt first। ठीक है, because this non-maskable interrupt have the higher priority than maskable interrupt। ठीक है, तो जो हमारा नॉन मास्केबल इंटरप्ट है इसकी हायर प्रायोरिटी होती है देन किसके, जो हमारा मास्केबल इंटरप्ट है उससे।
ठीक है, क्यों होती है? बिकॉज ये स्टैंडर्ड हमारी इंटरप्ट मास्किंग टेक्निक्स के थ्रू जनरेट होता है, ठीक है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी हमारी हाई होती है। ओके, सो ये आपका होता है इंटरप्ट, ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट ये हमारा यूज हो रहा है, इसलिए मैंने आपको इतनी सारी डिटेलिंग में बताया कि इंटरप्ट क्या होते हैं, कितने टाइप के इंटरप्ट होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जिसमें हमारे क्या होते हैं, क्लासेस आती हैं, क्लासेस ऑफ ऑपरेशन एंड निमोनिक्स, इंस्ट्रक्शन निमोनिक, ठीक है, एंड आपका क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देखते हैं पहले, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लासेस जो होती हैं और निमोनिक जो होती है वो बताऊंगी, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था इंस्ट्रक्शन का, ठीक है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन बताए थे जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, मोड, ऑपकोड, ऑपकोड एंड ऑपरेंड और एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। ये सभी को क्लियर है, ठीक है, ये 3 पार्ट्स होते हैं। मोड क्या होता है हमारा, एड्रेसिंग मोड होता है, जो बताता है कि हमारा ये कौन सा मोड है, ठीक है। सो उसकी वैल्यू हम 1 और 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड कौन सा मोड है। ऑप कोड क्या होता है आपका, ठीक है, ऑपरेशन कोड होता है, जो क्या स्पेसिफाई करता है, विच स्पेसिफाई द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। ऑपरेंड क्या होता है, जिसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो कंटेन करता है एड्रेस और लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड, ठीक है, कि जो हमारा ऑपरेंड है वो हमारा रजिस्टर में है या मेमोरी में है, ठीक है। अभी रजिस्टर और मेमोरी का भी क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा डेटा का ट्रांसफर होता है वो हम रजिस्टर में करते हैं या मेमोरी में करते हैं, तो वो कैसे करते हैं वो अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट है ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे हम जब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट करेंगे तो डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होंगे, 5 टाइप्स के, ठीक है। तो उनको हम 1 बाय 1 रीड करेंगे, बट पहले हमें ये 3 फील्ड्स जो होते हैं वो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली कंप्यूटर हैज 3 इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन कोड है, कोड फॉर्मेट है, मेमोरी रेफरेंस रजिस्टर, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, memory reference, register reference and input output instruction. First one is your memory instruction, memory reference register, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, आपने जो कोड, आपने जो ये 3 फील्ड से जब, या ये जो आपने डायग्राम एक याद देख लिया कि इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है कि 3 फील्ड होंगे, मोड होगा, ऑपकोड होगा एंड ऑपरेंड होगा, ठीक है। अब जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो कितने बिट का है, हमारा 16 बिट का है, तो उसकी एड्रेसिंग कैसे करते हैं हम, नंबरिंग 0 to 15, ठीक है, टोटल हमारी 16 बिट होगी, 0 to 15। ये फाइल विजिबल है ना सभी को, डॉक फाइल? यस मैम। ओके, तो 0 to 16 हम लोगों ने इसकी नंबरिंग, 0 to 15 इसकी नंबरिंग की, बिकॉज इट इज अ 16 बिट, ठीक है, इंस्ट्रक्शन। अब इस 16 बिट को हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, आई, ऑपकोड एंड एड्रेस में, ठीक है, मींस एड्रेस ले सकते हैं आप, इसे ऑपरेंड बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। तो दिस ऑपरेंड पार्ट कंटेन अ 12 बिट 0 to 11 and opcode contain 3 bit and last bit is your mode bit, that is 15th bit, ठीक है। तो फर्स्ट 12 bit 0 to 11 which specify the operand or address of operand, ठीक है। नेक्स्ट 3 bit 12 to 14 specify the operation code or opcode, and leftmost bit, this 15th bit specify the addressing mode, ठीक है। this I, ठीक है, I indicates the addressing mode, whether if I is equal to 0 it represent the direct address, and if I is equal to 1 so it represent indirect address, ठीक है। I की वैल्यू को हम 0 या 1 करेंगे, तो 0 जो होगा हमारा डायरेक्ट होगा, 1 जो होगा हमारा इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। अब फॉर एन एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, ठीक है,
नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर 3 to 8 का हमारा कोई डिकोडर है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप कोड हमारा क्या है 000, ठीक है, थ्रू 110 हमारा क्या है, ये हमारा एड्रेस हो गया, ठीक है, ऑप कोड क्या है हमारा 000। अब आई जो है वो हमारा क्या स्पेसिफाई करेगा, मोड। तो आई की वैल्यू हमें या तो 0 रखनी होगी या फिर हमें 1 रखनी होगी, ठीक है। तो बेसिकली दिस एड्रेस फील्ड इज denoted by in hexadecimal notation, ठीक है, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू 12 बिट, ठीक है। देखो ये 12 बिट का है, तो ये हमारा क्या है हेक्साडेसिमल नोटेशन है, एंड ये 12 बिट का होगा, ठीक है। एंड आई जो पार्ट है आपका एड्रेसिंग मोड, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो हेक्साडेसिमल कोड्स होते हैं, हम उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स लेते हैं, एंड वहां पर आई की वैल्यू 0 और आई की वैल्यू 1 रखकर हम उनको देखते हैं। लाइक हम जो सिंबल्स होते हैं, आपका एंड हो सकता है, ऐड हो सकता है, लोड, स्टोर, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट हेक्साडेसिमल्स हमारे आपके सिंबल्स होते हैं, और उनके लिए हम आई की वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका रजिस्टर रेफरेंस रजिस्टर। रजिस्टर रेफरेंस रजिस्टर में क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर भी थ्री फील्ड्स होंगे आपका, यहाँ पर क्या होगा, हाँ, अब आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पर आपका क्या था, ऑपरेंड और एड्रेस था, ठीक है। अब फर्स्ट हम किसकी बात कर रहे थे, मेमोरी की बात कर रहे थे, ठीक है, तो मेमोरी या ऑपरेंड था यहाँ पर। सेकेंड हम बात कर रहे हैं रजिस्टर की, तो अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, रजिस्टर ऑपरेशन आ जाएगा, देन हमारा यहाँ पर क्या होगा, ऑपकोड होगा, देन आई होगा। अब रजिस्टर ऑपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो ऑपकोड की वैल्यू है वो हमारी क्या होगी 1111111, एंड हम यहाँ पर आई की वैल्यू क्या रखेंगे 0 फिक्स करेंगे, दिस 0 15th बिट को हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे 0, ठीक है। तो फर्स्ट 12 बिट 0 to 11 स्पेसिफाई द रजिस्टर ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट 3 बिट इज इक्वल टू 111 which specify the opcode, and last or leftmost bit of the instruction is 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, रजिस्टर रेफरेंस होगा। इसके अंदर भी हमारे क्या होंगे, सिंबल्स होंगे, हेक्साडेसिमल कोड्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में भी हमारा सेम 16 बिट का कोई हमारा इंस्ट्रक्शन होगा, जिसके हमारे क्या होंगे 3 कोड पार्ट होंगे, मोड, ऑप कोड एंड एड्रेस और ऑपरेंड। तो यहाँ पर हम रजिस्टर ऑपरेशन की जगह क्या आएगा आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है। रुपल अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आया, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आया इंस्टेड ऑफ रजिस्टर ऑपरेशन, ठीक है। 12 बिट का नेक्स्ट 3 बिट हमारा क्या हो गया, ऑपकोड हो गया। ऑपकोड की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली 111। अब हम 111 के बाद जो आई की वैल्यू है, एड्रेसिंग मोड की वैल्यू, वो हम क्या लेंगे, इसमें 1 लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा हमारा 11111, एंड यहाँ पर हमारा इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है। तो 0 to 11 3 bit specify the input output operation. Next 3 bit is equal to 111 which is specify opcode, and last mode or leftmost bit is represented by 1, ठीक है। So this is our input out